तो अब जैसे कि सपोज कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है यहाँ पे, है ना, ये जो है वो रेडियो एक्टिव है सब्सटेंस या कंपाउंड या एलिमेंट या एटम, जो भी आप कह लें वो है, ठीक है। तो इसका स्पॉन्टेनियस एमिशन जब होगा तो अल्फ़ा बीटा गामा। अब सपोज़ यहाँ पे ये करते हैं कि इस तरफ मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखा हुआ है, इस तरफ मैंने नेगेटिव चार्ज प्लेट रखा हुआ है, ये दो चीज़ रखा हुआ है, ठीक है। तो गामा जो होता है वो सीधा सीधा चला जाता है ना, ये जो है वो गामा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं वीडियो में शायद। तो ये जो है वो गामा है, स्ट्रेट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट हुआ, ना ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, यानी किसी भी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, बिना डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे जा रहा है। इसका मतलब कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये आपको चार्जलेस हो गया, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो गामा जो होता है वो चार्जलेस बॉडी होता है, कोई चार्ज नहीं है उस पर। अब इस रेडियो एक्टिव एटम से जो अल्फ़ा की जब बात हम लोग करते हैं, ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा अगर कोई फील्ड नहीं है तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जब ये निकलेगा तो सब स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, अल्फ़ा बीटा गामा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस होगा तो उस केस में जब हम देखेंगे तो इधर अल्फ़ा पार्टिकल्स का डेविएशन हो जाता है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो बीटा पार्टिकल्स का डेविएशन हो जाता है ना। अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स। तो इस तरह से जब मूवमेंट होता है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अल्फ़ा इस तरफ मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा, अब इधर तो नेगेटिव प्लेट रखा हुआ था तो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इसके टुवर्ड्स जा रहा है, इसका मतलब ये खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तभी ना वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। उसी तरह से बीटा जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब इस पर खुद नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरह से। और गामा बिना किसी डिफ्लेक्शन के चला गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो चार्जलेस है। तो जब हम चार्ज की बात करते हैं तो इस तरह से हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि गामा पे कोई चार्ज नहीं होता, अल्फ़ा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और बीटा जो है वो अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, चूँकि वो नेगेटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये मैंने कहा है ना। अल्फ़ा खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, तभी तो वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऐसे लिख देता हूँ, क्लियर रहेगा, इसलिए वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और बीटा वाले केस में ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, समझ गए। और ये कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, सोर्स मतलब जिससे रेडियो एक्टिव रेज निकलता है, जो खुद रेडियो एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेडियो एक्टिविटी की बात हो गई, है ना, बहुत आराम से हम लोगों ने समझा रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिव एटम या एलिमेंट क्या होता है, और रेडियो एक्टिव रेज क्या होता है, और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़, जो मेन प्रॉपर्टीज़ था वो, और उसका कुछ कंपैरिजन, ये हम लोगों ने अभी ध्यान दिया है इस पर, ठीक है। तो ये बात हुई रेडियो एक्टिविटी पे। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे दूसरे मॉडल ऑफ एटम पे। मैंने कहा था ये मॉडल ऑफ एटम का टॉपिक नहीं है। मॉडल ऑफ एटम में एक जो पहला था वो थॉमसन मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। रेडियो एक्टिविटी बीच में एक टॉपिक आया जो समझना ज़रूरी था हमारे लिए। और अब जो है हम लोग दूसरा मॉडल ऑफ एटम पे बात करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, दूसरा मॉडल ऑफ एटम, और वो है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को समझने से पहले हम लोगों को रदरफोर्ड्स का एक एक्सपेरिमेंट समझना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड
फॉयल गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पहले हम लोग समझ लेते हैं और फिर हम लोग मॉडल ऑफ एटम पर आएंगे, रदरफोर्ड के मॉडल पे। तो देखिए, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। दोनों में से कोई भी नाम यूज आप कर सकते हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने एक गोल्ड का फॉयल लिया, पतला सा। फॉयल का मतलब क्या होता है, बहुत पतला सा शीट। तो गोल्ड का फॉयल उन्होंने लिया, एक बहुत पतला सा। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ पे फिगर में तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ रफली। ये जैसे मान लेते गोल्ड का फॉयल है, AU गोल्ड का सिंबल होता है, इसलिए मैंने AU लिख दिया। तो गोल्ड फॉयल, AU मतलब गोल्ड। ठीक है, तो ये है। अब इसके अराउंड जो है एक ऐसे करके खड़ा करके स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन टाइप का चीज़ ऐसे लगा हुआ है सपोज जी। तो उसको मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ ड्रॉ। ठीक है, ये जो है इस पर जिंक सल्फाइड का कोटिंग रहता है, इस पर ऐसे, है ना, ऐसे करके ऊपर से ऐसे, है ना, ये जिंक सल्फाइड का लेयर इस पर रहता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये जिंक सल्फाइड का इस पर लेयर है। ठीक, ये स्क्रीन का काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो है कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, जैसे कि, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या एटम, वो है यहाँ पर। तो उससे क्या होगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेगा, है कि नहीं, अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेगा। और यहाँ पर एक स्लिट डाल देते हैं। स्लिट मतलब कोई ऐसा हार्ड बोर्ड टाइप का चीज़ जिसमें एक छोटा सा होल है, इस टाइप से। और इससे क्या होता है कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वे में ये अल्फ़ा पार्टिकल इस पर फॉल करेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये वो स्लिट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो है वो रेडियो एक्टिव का सब्सटेंस का सोर्स है ये। तो वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकला, या इसको हम अल्फ़ा सोर्स भी कह सकते हैं। अल्फ़ा सोर्स मतलब ऐसा चीज़ जिससे अल्फ़ा निकल रहा है। तो वो निकला स्लिट से, अल्फ़ा पार्टिकल इससे निकला, स्लिट से पास किया। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड वे में गया और वो हिट किया इस गोल्ड के फॉयल को। तो जब गोल्ड के फॉयल को हिट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो गोल्ड किसी एटम को हिट कर रहा है ना। जो गोल्ड फॉयल है, तो गोल्ड फॉयल भी तो एलिमेंट है। ठीक है ना। तो गोल्ड फॉयल भी जब एलिमेंट है, उसमें एलिमेंट है तो वो बहुत सारे एटम से बना होगा, और सारे एटम्स जो होंगे उसके वो तो गोल्ड के ही होंगे ना। ये एलिमेंट है, फॉयल है, तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और सारे एटम्स तो गोल्ड के ही होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब अल्फ़ा पार्टिकल आके हिट कर रहा है तो किसी गोल्ड के एटम पे हिट कर रहा है, और इस तरह से हिट करने के बाद क्या होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर करता है, इसलिए नाम है अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस तरह से मैं रफली एक समझा दे रहा हूँ कि स्कैटरिंग करता है, इस तरह से स्कैटर होता है और वो स्क्रीन को हिट करेगा। ठीक है, स्क्रीन को जो हिट करेगा तो स्क्रीन जो है उस पर कोटिंग किसका है, जिंक सल्फाइड का। तो जिंक सल्फाइड का जो कोटिंग है, तो ये क्या है, ये एक फॉस्फोरेसेंट, ये जो है वो एक फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस है ना। जिंक सल्फाइड जो है वो एक फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस है। तो फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस होने का क्या मतलब हुआ, शायद मैंने किसी का, हाँ, ये आपको पहला ही चैप्टर में हम लोग इस पर नहीं, ये जो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उस पर हम लोग ने बात की थी। वहाँ पे भी डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड के पीछे के वॉल को जिंक सल्फाइड से ही कोट किए हुए थे। यहाँ पे भी वही बात है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ने जिंक सल्फाइड से कोटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो जब
अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है, स्लिट से पास किया और इसको हिट किया, तो ये डिफरेंट तरीके से स्कैटरिंग हुआ और इस स्क्रीन को वो हिट किया होगा, और जहाँ स्क्रीन को जहाँ जहाँ हिट करेगा वो ग्लो करता है। जब फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस का यही मतलब होता है कि उस पर जब कोई मटेरियल पार्टिकल यानी ऐसा चीज़ जिस पे मास हो, वो जब हिट करेगा उसको तो वो ग्लो करेगा, वो चमकेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस, फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो उन्होंने ये स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया कि कैसे ये स्कैटरिंग हो रहा है, कहाँ ज़्यादा कम, ये इस तरह से ये स्कैटरिंग बिहेवियर को एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने स्टडी किया। तो ये जो मैंने डायग्राम एक तरह से बनाया, ये उनका एक तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट किए और क्या वो नोटिस किए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जो मेनली ऑब्जर्व किया वो क्या किया, जो भी चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशंस, है ना, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया उससे फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, कुछ निष्कर्ष निकाला होगा कि एटम के बारे में, कि एटम ऐसा है, ऐसा ये होता है। तो जो निष्कर्ष निकाला उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेरेंस, है ना, तो वो उसको कहते हैं रदरफोर्ड्स इन्फेरेंस। तो दो बात हो गई यहाँ पे, एक रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्वेशंस देखने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया, किस निष्कर्ष पे वो पहुँचे, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेरेंस। तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे अभी, एक रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशंस, समझ रहे बात, मतलब जो उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ को ऑब्जर्व किया, तो ये हो गया रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशंस। तो पहली बात, अब यहाँ पे देखिए, वो तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब मैंने तभी बार बार कहा ये बात कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल को हिट कर रहा है, इसका मतलब गोल्ड के एटम को हिट कर रहा है, क्योंकि गोल्ड फॉयल तो एटम से ही बने हुए हैं ना, और वो एक एलिमेंट है, एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो सभी एक ही तरह के होंगे। तो गोल्ड का एलिमेंट है तो सारा एटम्स गोल्ड का भी होगा। तो ये एक गोल्ड के एटम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए ऐसे मैंने लिखा है, इतना बड़ा एटम होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ऐसा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पहला क्या ऑब्जर्वेशन किया कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम से बिना किसी डेविएशन के पास हो गए, बिना किसी डेविएशन के पास हो गए, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द एटम without any deflection or without any deviation, without any deflection या without any deviation। ठीक है, ये सब जो है वो क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, ये एक एटम को मैंने रिप्रेजेंट किया गोल। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द एटम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द एटम विदाउट एनी डेविएशंस। सॉरी, बिना किसी डेविएशन के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स उस एटम से पास कर गए। ये पहला ऑब्जर्वेशन। जो दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, देख रहे, जो दूसरा ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड का हुआ उनके एक्सपेरिमेंट में,
वो ये कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो गए और सेंटर के पास से दूर चले गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ऐसे गए और सेंटर के पास से थोड़ा सा दूर चले गए, है ना, ऐसे गए और सेंटर के पास से दूर चले गए, ठीक है, कुछ इस तरह से। मगर ऐसे कम ही रेज थे जो गए और सेंटर के पास से दूर हो गया, इस तरह से। समझ रहे हैं बात? तो ये जो था यहाँ पर, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि कुछ यहाँ पे मैक्सिमम अल्फा रेज थे जो बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए, ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गए और सेंटर के नज़दीक जाने के बाद सेंटर से दूर डिफ्लेक्ट हो गए। चाहे ऐसे सेंटर यहाँ है, यहाँ से दूर चले गए, सेंटर यहाँ है, यहाँ से दूर चले गए, ठीक है। तो ये उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तो हम लोग कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स get deflected away from the center, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सेंटर से दूर डिफ्लेक्ट कर गए, है ना, गए और सेंटर से दूर डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ ऐसे थे। तो ये उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑब्जर्वेशन पे। जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था उनका वो ये कि बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो गए, ऐसे गए और वापस बाउंस बैक कर गए, यानी 180 डिग्री पर वापस आ गए, ठीक है। लेकिन ऐसे जो रेज पार्टिकल्स थे वो बहुत ही कम थे, है ना, ऐसे गए और ऐसे आए। समझ रहे बात? तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, वेरी फ्यू, मगर ऐसे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो संख्या में बहुत ही कम थे। तो वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स hit the center and bounced back, hit the center and bounced back at 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एक बात थी यहाँ पर, है ना। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो गए और सेंटर के पास टकरा करके वापस आ गए अपने रास्ते पे, अपने ही रास्ते पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 180 पे वापस आ गए, ठीक है। बाउंस्ड बैक, जाना और उसी रास्ते पे वापस आना, बाउंस्ड बैक। जैसे हम लोग, है ना, बॉल को सीधा ऐसे मारे और ऐसे आ जाए तो वो बाउंस्ड बैक हो गया, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पे रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या है वो हम लोग समझ रहे हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो उस एटम से, गोल्ड के एटम से बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा सीधा पास कर गए। और आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि मैक्सिमम अल्फा रेज ऐसे हैं जो सीधा सीधा जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सीधा सीधा जा रहे हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ये कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो गए और सेंटर के पास से डिफ्लेक्ट कर गए और सेंटर के दूर गए, सेंटर की तरफ नहीं गए, सेंटर से अवे भागे, अवे। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? तीसरा ऑब्जर्वेशन था बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो गए, सेंटर के पास हिट किया, उन्होंने सेंटर को हिट किया और हिट करके वापस बाउंस्ड बैक हो गए, 180 डिग्री पे वापस आ गए, ठीक है। तो ये जो तीन है वो क्या है बच्चों? ये तीन ऑब्जर्वेशंस है रदरफोर्ड का उनके एक्सपेरिमेंट के बाद। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस हो गया, ठीक है। अब ये जो तीन ऑब्जर्वेशंस है
उससे उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला, मतलब फाइनली कंक्लूड क्या किया, मतलब निष्कर्ष क्या निकाला, ठीक है। तो वो जो निष्कर्ष है उसको हम लोग इन्फेरेंस में पढ़ते हैं। इन्फेरेंस मतलब वही हुआ कि क्या निष्कर्ष हुआ, ठीक है। तो टॉपिक में हम लोग लिखेंगे रदरफोर्ड इन्फेरेंस, है ना। इस एक्सपेरिमेंट का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसका उन्होंने क्या इन्फेरेंस निकाला, ये जो ऑब्जर्वेशंस 3 ऑब्जर्वेशंस थे उसका इन्फेरेंस। तो हम लोग इन्फेरेंस पे बात कर लेते हैं। इन्फेरेंसेस, ठीक है। ये तो पहला इन्फेरेंस। अब चूंकि पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के चले गए पार। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है जो उसको रोक पाया या डिफ्लेक्ट करवा पाया या वापस बाउंस बैक किया, बिल्कुल खाली था। तब तो वो सीधा सीधा पार चला गया। और वैसे अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे थे, इसका मतलब बहुत सारा जगह खाली है ना। तो उससे ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस जो है वो खाली है, पहला ऑब्जर्वेशन से। तो पहला ऑब्जर्वेशन से उन्होंने यही किया, मोस्ट ऑफ द spaces inside the atom, most of the spaces inside the atom is vacant, वो खाली है। पहला जो इन्फरेंस था वो ये था, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन पे ही तो बेस्ड है ना इन्फरेंस। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो उनका था वो कि कई सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो गए और सेंटर से दूर चले गए, वहाँ के पास जा कर के सेंटर से दूर चले गए। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भेजा था वो अल्फा पार्टिकल भेजा था, अल्फा पार्टिकल्स है ये सारे। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो कोई चीज़ जा रहा है और सेंटर के पास जाने के बाद वहाँ से दूर भाग जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई चीज़ है जो उसको रिपेल कर रहा है, और सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, हम लोग जानते हैं। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हमें पहले से पता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब सेंटर पे जरूर कोई चीज़ है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना। तब तो वो डिफ्लेक्शन हो रहा है, तब तो वो दूर भाग रहा है। अदरवाइज वो तो अगर कोई और चार्ज होता, नेगेटिव होता, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ऐसे आता, ऐसे अट्रैक्ट होता। तो अट्रैक्ट तो हो नहीं रहा है और बिना डिफ्लेक्शन के भी नहीं पास कर रहा है सेंटर के पास, इसका मतलब रिपल्शन तो हो रहा है। और रिपल्शन पॉजिटिव सेम चार्ज के बीच में होता है, और चूंकि अल्फा पार्टिकल्स पता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसलिए ये कंक्लूजन हुआ कि सेंटर पे जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला चीज है। तो हम ये कह सकते हैं, इससे ये कंक्लूजन निकला कि एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ एटम some positively charged substance, some positively charged substance is present। नहीं, तो ये जो है वो हमारा रदरफोर्ड का जो है वो सेकेंड इन्फेरेंस था, बेस्ड अपॉन हिज ऑब्जर्वेशंस। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन उनका था वो ये था कि कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गए, सेंटर के पास हिट किया और हिट करके वापस आए। इससे कंक्लूजन क्या उन्होंने निकाला, इन्फरेंस क्या निकाला। तो पहली बात तो ये कि कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स गए और वापस हिट होके आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी चीज़ है वो छोटा सा चीज़ है। क्योंकि अगर बड़ा सा चीज़ होता, सपोज करते हैं कि बड़ा सा चीज़ होता, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जाते और हिट होके वापस आते ना। तो चूँकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स गए और सेंटर के पास हिट होके वापस आए, इट मीन्स कि सेंटर पे जो चीज़ है वो बहुत ही छोटा है, यहाँ पे जो चीज़ है वो बहुत ही छोटा है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि वो गया और अल्फा पार्टिकल्स गए और हिट होकर के वापस आ गए, आर पार नहीं हुए। आर पार नहीं होने का ये मतलब होता है कि ये इसका डेंसिटी बहुत हाई है। अगर डेंसिटी कम होता तो अल्फा पार्टिकल्स जाता, और इसका भी तो स्पीड है भाई कुछ, तो वो सीधा उसके पार चला जाता। लेकिन पार नहीं गया, वो गया हिट होकर के और वापस आया, इसका मतलब इसका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है।
तो दो बात हो गई। इस ऑब्जर्वेशन से, तीसरे ऑब्जर्वेशन से ये निष्कर्ष निकला कि सेंटर पे जो चीज़ है वो बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है और उसका डेंसिटी यानी घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो थर्ड इन्फरेंस हम लोग कह सकते हैं वो ये कि वेरी स्मॉल बहुत छोटा साइज, हाईली डेंस्ड मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा, तो वेरी स्मॉल और हाईली डेंस्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि चार्ज पॉजिटिव, तो वेरी स्मॉल हाईली डेंस्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड substance is present at the center of atom. This is known as न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो थर्ड इन्फरेंस था रदरफोर्ड का वो ये कि सेंटर पे, एटम के सेंटर पे बहुत ही सूक्ष्म छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज्ड जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, घनत्व बहुत ज़्यादा है, वो मौजूद होता है। और रदरफोर्ड ने उसी को नाम दिया न्यूक्लियस। जो सेंटर पे, केंद्र में जो छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज्ड ज़्यादा घनत्व वाला चीज़ है मौजूद, उसका उन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से रदरफोर्ड का जो फेमस एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो एटम के स्ट्रक्चर को, उसके मॉडल को समझने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तरह से बैकबोन है एटम को समझने के लिए। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एक तरह से बैकबोन है। और इस सारे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये इन्फरेंस निकाला और ये इन्फरेंस निकालने के बाद उन्होंने एटम कैसा होता है इसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, और उन्होंने जो बताया कि एटम इस तरह का होगा, ऐसा देखने में होगा, वही रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम कहलाएगा, जिसे हम लोग प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।